Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learn Law with RK. Today we are going to discuss chapter number 8 of Contract Act 1872, that is the chapter number 8 of Contract of Indemnity and Guarantee. The provisions which are dealing with Contract of Indemnity and Guarantee are section number 124 to 147. But in this video we are going to discuss Contract of Indemnity section number 124 and 125. So before discussing section number 124, I will request to everyone that please अपने bare acts अपने सामने रख लीजिए ताकि आप लोगों को इसे इंटरप्रीट करने में आसानी हो। सेक्शन नंबर 124 बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है। अगर हम यहाँ पर इसकी बेयर रीडिंग पढ़ें तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 124 में अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को लॉस से सेव करने के लिए प्रॉमिस करती है, जो कि लॉस जो है वो उसके अपने कंडक्ट से हुआ हो या किसी दूसरे पर्सन की कंडक्ट से हुआ हो, तो हम कहेंगे कि यस देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर हम यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर देयर व्हिच आर मेंशन्ड इन द स्लाइड। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हिच वन पार्टी प्रोमिसेस, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके ज़रिए एक पार्टी प्रॉमिस करती है। इसका मकसद ये है कि पार्टीज़ के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी होना चाहिए। जहाँ पर अगर दो पार्टीज़ के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ज़रिए क्या करती है, प्रॉमिस करती है टू सेव दी अदर, किसी दूसरे को बचाने के लिए। किस चीज़ से बचाने के लिए? फ्रॉम द लॉस काज टू हिम, किसी भी लॉस से बचाने के लिए जो कि उसको काज हुआ है। किस चीज़ से काज हुआ है? बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द अदर पर्सनस कंडक्ट, या तो प्रोमिसर के अपने कंडक्ट की वजह से लॉस हुआ है या फिर किसी तीसरे पर्सन के कंडक्ट की वजह से हुआ है। तो अगर जहाँ पर भी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी भी लॉस से सेव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम कहेंगे कि यस देयर एग्जिस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। पर यहाँ पर ज़रूरी है कि जो लॉस है वो या तो इंडेमनीफायर है उसके अपने कंडक्ट से हो या किसी दूसरे पर्सन के कंडक्ट की वजह से हो। अगर फॉर एग्जांपल एक्ट ऑफ गॉड है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। फर्दर हमारे पास सेक्शन नंबर 125 जो है वो डील करता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इंडेमनीफायर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉमिस कर रहा है किसी पर्सन को किसी लॉस से सेव करने के लिए, जबकि इंडेमनिटी होल्डर है जो है वो ऐसा शख्स होता है जिसके फेवर के अंदर प्रॉमिस किया जा रहा है कि यस आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस। तो अब यहाँ पर जो सेक्शन 125 है वो बेसिकली डील कर रहा है इंडेमनिटी होल्डर के राइट से। इंडेमनिटी होल्डर को जो है हम यहाँ पर प्रोमिजी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सेक्शन 125 की अगर हम बेयर रीडिंग करें तो इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है द प्रोमिजी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। मकसद यहाँ पर ये कि जो प्रोमिजी है जो कि इंडेमनिटी होल्डर है तो उसके पास सर्टेन राइट्स हैं अगेंस्ट द इंडेमनीफायर। तो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं वो बेसिकली हमें 3 सब सेक्शंस के अंदर बताए गए हैं। तो यहाँ पर क्या रिकवर कर सकता है वो? टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर, सबसे पहले ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिटी अप्लाइज। मतलब कोई भी एक ऐसा मैटर जिसके हवाले से जिसमें बेसिकली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जो है वो बेसिकली प्रॉमिस किया गया था। कोई भी ऐसा मैटर जिसके अंदर प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई जो है वो अप्लाई होता है और उस मैटर के अंदर इंडेमनीफाई का प्रॉमिस किया गया था और उस मैटर के हवाले से अगर कोई भी सूट आ जाता है और उस सूट के अंदर अगर कोई भी डैमेजेस आ जाते हैं जिसके हवाले से इंडेमनिटी होल्डर को कंपेल किया जाता है पे करने के लिए, तो उन तमाम डैमेजेस को ये रिकवर करने के लिए इंटाइटल्ड होगा इंडेमनीफायर से। सबसे पहला राइट है टू रिकवर दी डैमेजेस। सेकंड नंबर पे है ऑल द कास्ट व्हिच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट he did not contravene the orders of the promiser and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promiser authorized him to bring or defend the suit। अब इसके अंदर भी जो है 3 बातें बताई गई हैं। बेसिकली इसमें सिंपली बताया जा रहा है कि तमाम जितना भी कॉस्ट अगर किसी भी सूट को लाने में या उसको डिफेंड करने के अंदर जो है वो इनकर होते हैं
और उन कॉस्ट को पे करने के लिए इंडेमनिटी होल्डर को कंपेल किया जाता है, तो उस कॉस्ट को भी रिकवर करने के लिए ये इंटाइटल होगा। पर इसकी शर्त ये है कि इस पर्सन ने बिल्कुल जो भी प्रोमिसर के ऑर्डर हैं, मतलब इंडेमनीफायर के जो ऑर्डर हैं उसके मुताबिक एक्ट किया हो, उससे कंट्रावेंशन के अंदर एक्ट नहीं किया हो। और दूसरा ये कि उसने बिल्कुल इस तरीके से एक्ट किया हो जैसा कि एक प्रूडेंट पर्सन, एक अगर आम पर्सन जो है समझदार होता, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की एब्सेंस के अंदर जिस तरीके से उसे एक्ट करना चाहिए था और उसने बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया, या अगर जहाँ पर प्रोमिसर दैट इज़ इंडेमनीफायर ने जो है उसे अथराइज़ किया था उस सूट को लाने के लिए या डिफेंड करने में, तो उसके अंदर जितने भी कॉस्ट आते हैं जिनके हवाले से इंडेमनिटी होल्डर को कंपेल किया जाता है पे करने के लिए, तो वो तमाम कॉस्ट बेसिकली इंडेमनीफायर से रिकवर करने के लिए इंटाइटल होगा। थर्ड जो उसके पास राइट है वो ये है कि ऑल द सम्स विच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ एनी सच सूट। अगर जहाँ पर ऐसा कोई भी सूट आता है, कोई भी ऐसा सूट, मकसद कि कोई भी ऐसा सूट किस मैटर से रिलेट कर रहा है, वो मैटर जिसमें प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई किया गया है, जैसे कि हम लोगों ने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया। तो सच सूट का मकसद कि जैसे सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है, अगर कोई भी ऐसा सूट होता है और उसके अंदर जो है कंप्रोमाइज़ हो जाता है अगर पार्टीज़ के दरमियान में, और उस कंप्रोमाइज़ के नतीजे में इंडेमनिटी होल्डर को कुछ रकम पे करनी पड़ जाती है, कोई भी सम पे करना पड़ जाता है, तो इसके हवाले से अगर उस पर्सन ने जो कंप्रोमाइज़ किया है, जो भी उन पार्टीज़ के दरमियान में कंप्रोमाइज़ हुआ है, बेसिकली प्रोमिसर के ऑर्डर के कंट्रावेंशन में नहीं है, इंडेमनीफायर के ऑर्डर के कंट्रावेंशन में नहीं है, और वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ऐसे था जैसे कि अगर कोई आम पर्सन होता, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वो बिल्कुल इस तरीके से ही कंप्रोमाइज़ करता, और उसने इंडेमनिटी होल्डर ने भी बिल्कुल इस तरीके से ही कंप्रोमाइज़ किया, या जहाँ पर प्रोमिसर ने खुद उसे अथराइज़ किया था कंप्रोमाइज़ करने के लिए, तो इन तमाम केसेस के अंदर जो आपका इंडेमनिटी होल्डर होगा बेसिकली ही वुड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम the indemnifier all the damages, all the cost or all the sums which he may be compelled to pay in any suit which is basically relating to the matter with respect to the contract of indemnity। एंड ये आपका सेक्शन नंबर 125 था जो कि आपके इंडेमनिटी होल्डर के राइट से डील कर रहा था, और ये राइट्स कब इनकर्ड होते हैं, जब इंडेमनिटी होल्डर को सू किया जाता है, जहाँ पर उसे अथॉरिटी होती है प्रोमिसर की जानिब से, जैसे इंडेमनीफायर की जानिब से, कि आप ऐसा सूट लेकर ला सकते हैं या डिफेंड कर सकते हैं, उन तमाम केसेस के अंदर बेसिकली इसके पास ये राइट होंगे। तो आज की हमारी बेसिकली ये वीडियो जो है यहाँ पर एंड होती है, जिसमें हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को एंड किया। फर्दर जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।